तो दोस्तों, नए एपिसोड शुरू करने से पहले मानवा का एक रिकैप कर लेते हैं। तो जेफ और रेडो चर्च को लूटने आते हैं, लेकिन क्रोम रेडो को हरा देता है। और अब आगे रेडो, जो कि एक हाई लेवल लाइटनिंग यूज़र था, उसके हार जाने के बाद किसी को भी यकीन नहीं आ रहा है, खासकर कि जेफ को, कि इसका लेवल तो बहुत ही ज़्यादा हाई था, तो ये क्रोम से कैसे हार गया। अब क्रोम अपना ध्यान जेफ की तरफ डालता है और कहता है कि अब तो तुम्हारा हायर लेवल का साथी भी हराया जा चुका है, तो क्या अब भी तुम अपनी अकड़ पे कायम हो? अब भी तुम इस चर्च को लूटना चाहते हो? और अब शैली भी कहती है कि ये 2-on-1 फाइट होगी, तो तुम्हें हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन शैली की बात जेफ नहीं मानता और वो अपनी गैंग की टेक्निक पॉइजन मिस्ट का इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि वो अपने मुंह से एक पॉइजन की बौछार शैली और क्रोम पर कर देता है। और इसी का फ़ायदा उठाकर वो एक टूटी हुई खिड़की से बाहर भाग जाता है और जाते जाते उनको धमकी देता है कि इविल ड्रैगन्स गैंग से पंगा लेने का अंजाम उनके लिए बहुत ही बुरा होगा। अब जेफ के भाग जाने के बाद शैली की सांस में सांस आई है कि किसी तरह उसके ऑर्फनेज का छुटकारा इविल ड्रैगन गैंग से छूटा। और वहीं क्रोम भी बहुत ज़्यादा रिलीफ में है कि उसे इस फाइट में अपने एक मॉन्स्टर फॉर्म में नहीं आना पड़ा और वो खुद को हील कर लेता है। अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तो फादर शैली और क्रोम को थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू, तुम दोनों ने आज इस ऑर्फनेज के बच्चों का भविष्य बचा लिया है। और बच्चे भी काफ़ी ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। लेकिन तभी फादर एक बहुत ही पेक्यूलर सवाल क्रोम से पूछते हैं कि क्रोम, राइडो ने तो तुम्हें स्टेप कर दिया था और वो काफ़ी डीप स्टेप था, तो तुम्हारी इंजरी कैसी है? तो क्रोम कहता है कि मेरे पास हीलिंग स्किल है, तो आप उसका चिंता मत कीजिए। लेकिन अपनी रीजनरेशन स्किल पे बहुत सारा मैजिक पॉइंट खर्च करने के बाद अब उसे अपने ह्यूमन फॉर्म को बरकरार रखने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसका एमपी लो हो रहा है। और अब वो चाह रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ से जाकर वो इन में चला जाए, जहाँ वो वापस अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाए। अब शैली फादर से कहती है कि फादर, आप और बच्चे अब इस ऑर्डफील्ड टाउन में नहीं रह सकते। यहाँ पर दिनों दिन खतरनाक से खतरनाक मॉन्स्टर आते जा रहे हैं और वो इविल ड्रैगन गैंग के बंदे अब आप लोग के पीछे पड़ गए हैं, तो आप मेरे साथ कैपिटल चलिए। लेकिन इस पर फादर अपनी असहमति जता देते हैं कि कैपिटल में रहने का खर्च वो सिंपली अफोर्ड नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि बच्चों को वहाँ ले जाने का खर्चा भी उनके पास नहीं है। अब शैली उन्हें और ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन्हें कैपिटल चले जाना चाहिए, लेकिन तभी फादर उसे कहते हैं कि उसे उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वो शहर में कैसे रहना है वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आखिरकार वो इतने सालों से इस ऑर्फनेज को रन कर रहे हैं इस शहर में। लेकिन अब वो क्रोम और शैली से कहते हैं कि अब तुम्हें संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि तुमने इविल ड्रैगन गैंग के बंदों से पंगा ले लिया है और वो लोग बहुत ज़्यादा ईगो वाले हैं, तो उनका अगला शिकार तुम ही होंगे और वो जल्द ही बदला लेने तुमसे ज़रूर आएंगे, तो तुम यहाँ से चले जाओ। अब दोनों चर्च के बाहर आ जाते हैं और शैली क्रोम का थैंक्स कहती है कि थैंक्स, तुमने मेरे ऑर्फनेज को इविल ड्रैगन से बचाने में मदद की, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। अब वो पूछते कि क्रोम, अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तो क्रोम कहता है, फ़िलहाल तो मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं बस अभी इन लौटना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ। अब क्रोम शैली से पूछता है कि क्या तुम मुझे एग्जैक्ट रीज़न बता सकती हो कि ये शहर क्यों मॉन्स्टर और एंटी सोशल एलिमेंट से भर गया है? तो अब शैली कहती है कि इस टाउन के पास ही एक होल ऑफ डिजास्टर नाम का एक डंजन है। ये इस टाउन से नॉर्थ की दिशा में है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता, और मैं तुम्हें ये भी सलाह देती हूँ कि तुम भी वहाँ से दूरी रहो। कुछ ही समय पहले कैपिटल ने अपनी एलिट नाइट्स को वहाँ पर भेजा था उस डंजन को क्लियर करने के लिए, लेकिन सब के सब मारे गए थे, और उसके बाद से ही इस सिटी ने दोबारा कोई हेल्प रिसीव नहीं की। अब क्रोम डिसाइड कर लेता है कि उसका अगला मूव क्या होगा, तो वो होल ऑफ डिजास्टर डंजन को कॉन्कर करेगा और साथ ही साथ इविल ड्रैगन्स को भी हराएगा। वो ओरिजिनली यहाँ पर बस एक ऐसे डंजन की खोज में आया था जहाँ वो लेवल अप कर सके, लेकिन उसे यहाँ पर उस डंजन के साथ साथ कुछ और भी मिला, एक पर्पस जिसके लिए वो एडवेंचर बना था, जो कि था लोगों को बुराई से बचाने का। तो अब वो ठान लेता है
कि कुछ भी करके वो अपने गोल्स को पूरा करेगा और आउटफील्ड शहर को इन बुराइयों से छुटकारा दिलाएगा। तो अब सीन शिफ्ट होता है इविल ड्रैगन्स के बेस पर, जहाँ पर कि जेफ अपने बॉस गैलरॉड से क्रोम और शैली की चुगली कर रहा है कि कैसे जब वो लोग बच्चों को बंधक बनाने गए थे तो उनने उसे हरा दिया और राइडो को तो बहुत ज़्यादा चोटें भी आई है, तो उन्हें जल्द से जल्द शैली और क्रोम से बदला लेना होगा। अभी फ़िलहाल तो जेफ हंस रहा है कि उसका बॉस भड़क जाएगा और उसका बॉस बहुत पावरफुल है, तो क्रोम और शैली उसके सामने टिकी नहीं पाएंगे। लेकिन तभी गैलरॉड अपनी गद्दी से उठता है और कहता है कि जेफ, मैं तुम्हें क्या दिखता हूँ? तो वो कहता है कि बॉस, मुझे आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और माइटी दिखते हो, अ ट्रूली अमेजिंग पर्सन। लेकिन तभी बॉस गुस्से में उबल जाता है और एक फेक वार जेफ के साइड में कर देता है और कहता है कि तुम्हारे और राइडो की बेवकूफ़ी वजह से हमारी गैंग का पूरे शहर में मजाक बन गया। अगर तुमने एक और बार कुछ ऐसी हरकत की तो मैं पर्सनली तुम्हें मार डालूंगा। अब जेफ बहुत ज़्यादा डर जाता है कि गैलरॉड का निकनेम है द आउटफील्ड मॉन्स्टर। उसने ये नाम कई सारे मॉन्स्टर्स और हंटर्स की हत्या करके बनाया है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल स्किल है, और अगर उसने अगली बार फेल हुआ तो वाकई में उसकी जान चली जाएगी। तो अब गैलरॉड इविल ड्रैगन्स की एक और मेंबर कैनेला से पूछता है कि कैनेरा, कि तुमने होल ऑफ डिजास्टर के आसपास गार्ड्स की संख्या को घटा क्यों दिया है? तो इस पर कैनेला कुछ नहीं कहती। तो अब गैलरॉड कहता है, क्या मैंने तुम्हें इसकी परमिशन नहीं थी? तो इस पर भी वो चुप ही रहती है। तो इस पर वो थोड़ा सा भड़क जाता है, क्या तुम भी अब मुझे डिसोबे करने लग रही हो? अब कैनेला कहती है कि मैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क में बिजी थी। तो किंगडम के कुछ नाइट्स दोबारा आउटफील्ड शहर में आ गए हैं। लगता है उन्हें अपनी पुरानी मिस्टेक से कुछ सीखा नहीं है। मैंने फ़िलहाल कुछ ही को देखा है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो ज़्यादा तादाद में आए हैं। ये सुनकर गैलरॉड गुस्सा जाता है कि उन नाइट्स को वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता और उसके शहर में वो उनको अपना हुक्म नहीं चलाने देगा। कैनेला कहती है, अभी थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो, पहले हम उनका पर्पस जान लेते हैं। अगर वो यहाँ हमसे पंगा लेने आए हैं तो हम उन पर हमला कर देंगे, लेकिन अगर वो लोग यहाँ पर होल ऑफ डिज़ास्टर से कुछ लेने देने आए हैं तो हमें पहले उन पर नज़र रखनी होगी और उसके बाद अपना मूव चलना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है क्रोम पर, जो कि सिटी की नॉर्थ में आ गया है और अब वो होल ऑफ डिज़ास्टर के सामने है। यहाँ आने से पहले क्रोम पूरी तैयारी से आया है, तो उसने इन में रहकर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट कर लिया है और अपना पूरा माना, एमपी, एचपी और स्टेमिना रिकवर कर लिया है, यानी कि वो पूरी प्राइम कंडीशन में है। लेकिन तभी क्रोम की नज़र जाती है पास ही के एक सेटलमेंट पे, जहाँ पे कुछ लोग उठ गए हैं सूरज उगने से पहले और उन पर एक गॉब्लिन फायरबॉल से हमला कर रहा है और लोगों में भगदड़ मच गई है कि बचाओ हमें, क्या कोई है या इविल ड्रैगन्स जो हमें इस गॉब्लिन से बचा सके, हेल्प। लेकिन तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस फिगर आ जाता है और वो कहता है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ, तुम सब लोग घायलों को लेकर फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ और अगर किसी के पास एनर्जी है तो यहाँ रुककर मेरा साथ दे सकता है। तो अब गॉब्लिन दूसरा लाइट बॉल इनकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो एडवेंचरर अपने मैजिक होली शील्ड का इस्तेमाल करके उसे ब्लॉक कर देता है और इसके बाद अपना स्वॉर्ड निकालकर गॉब्लिन पर हमला कर देता है। अब इतने में क्रोम भी उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और गॉब्लिन के पीछे आकर गॉब्लिन पर स्लैश कर देता है, जिससे कि वो मारा जाता है। अब ये मिस्टीरियस एडवेंचरर, जो कि एक लड़की होती है, वो सोच में पड़ जाती है कि इसने होल ऑफ डिज़ास्टर से निकले गॉब्लिन को एक ही बार में मार डाला, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा एडवेंचरर तो इस शहर में होना नहीं चाहिए। तो ये है कौन? और इसके कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा अजीब है। लेकिन तभी मॉन्स्टर दोबारा उठ खड़ा होता है, लेकिन तभी वो मिस्टीरियस एडवेंचरर अपनी दूसरी स्किल होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है, जिससे कि उसकी तलवार लाइट में ढक जाती है और वो एक ही बार में गॉब्लिन के 2 टुकड़े कर देती है अपने होली स्लैश से। अब ये देखकर क्रोम भी थोड़ा शॉक हो जाता है कि इसके पास तो होली एट्रीब्यूट है, ऐसा एट्रीब्यूट जो कि अनडेड और ईविल मॉन्स्टर्स के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है।
तो अगर ये कभी भी इसके कांटेक्ट में आ गया तो उसे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन तभी वो एडवेंचरर नोटिस कर लेती है कि उसके स्वॉर्ड का होली माना रिएक्ट कर रहा है और वो रिएक्ट कर रहा है क्रोम की प्रेजेंस से। ये रिएक्शन एक ईविल माना और होली मैना के बीच में होने वाला है। तो अब वो क्रोम को लेकर सस्पिशियस हो जाती है और अब वो सोचती है कि मैं अब टेस्ट करती हूँ कि वाकई में क्रोम मॉन्स्टर है या इंसान। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए तभी एक बंदा आ जाता है क्रोम के पीछे और उसे बधाई देने लगता है कि गुड जॉब नीचैन, तुमने बहुत अच्छा किया और इस शहर को बचा लिया। अगर तुम ना होते तो ये जगह पूरी तरह से जल के खाक हो जाती। और अब वो उन दोनों को थैंक्स कहता है और अब बाकी के लोग भी उन्हें ज्वाइन करके उनको ग्रेटफुल करते हैं। लेकिन तभी वो एडवेंचरर अलार्म हो जाती है और वो क्रोम को बताती है, वो तुम तैयार हो जाओ। तो क्रोम भी पूछता है क्या हो गया। तो तभी वो देखती है कि वो मॉन्स्टर कट कर भी जिंदा है और वो सोच में पड़ जाती है कि इस क्रोम के कारण मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और मुझे इस मॉन्स्टर के मरने का होली रिवलेशन नहीं आया था। और किसी तरह वो उस फायरबॉल को अपने होली शील्ड से रोक देती है। लेकिन ये मॉन्स्टर उसे डिसीव कर देता है और उसके पास में ही खड़ी एक लड़की की तरफ फायरबॉल चार्ज कर देता है। अब लड़की जल के खाक होने ही वाली होती है तो उस लड़की को बचाने के लिए क्रोम आगे आता है। लेकिन उसके दिमाग में ज़बरदस्त डाउट आ जाता है कि मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में तो समय रहते इस लड़की को बचा नहीं पाऊंगा और अगर मैं अपने मॉन्स्टर फॉर्म में इतने सारे लोगों के सामने आ गया तो क्या होगा, मेरी आइडेंटिटी तो टोटली एक्सपोज हो जाएगी और फिर मैं शैली से भी दोबारा कभी यहाँ पर नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन वेट, मैं इसलिए एडवेंचरर नहीं बना था। मैं एडवेंचरर बना था ताकि जैसी ट्रेजिडी मेरी और मेरी छोटी बहन के साथ हुई हो वो किसी और के साथ ना हो। कभी कोई मॉन्स्टर किसी इंसान के लिए कुछ भी इविल ना कर सके। तो अब भले ही मुझे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी करके इस लड़की को बचाऊंगा। और इसके बाद वो अपनी मैस्करेड स्किल कैंसिल कर देता है और अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आकर पूरी स्पीड में आकर उस फायर बॉल को अपने हाथों से रोक देता है। और इसके बाद वो गॉब्लिन पर चार्ज करके उसे अपने पंजों से काट डालता है। लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था वहाँ पर मौजूद लोग मॉन्स्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि अचानक से मॉन्स्टर कहाँ आ गया, हम अब भी खतरे में हैं। और वो लोग भागना शुरू कर देते हैं और उस लड़की का बाप भी अब उस लड़की के आगे आ जाता है और क्रोम को कहता है कि ईविल मॉन्स्टर दूर चले जाओ मेरी बेटी से, और अपनी बेटी को लेकर भाग जाता है। अरे यार, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अनोइंग लगा, बट एनीवे क्या कर सकते हैं। तो अब वो एडवेंचरर भी क्रोम पर हमला कर देती है। अब वो कहती है कि मुझे तो तुम्हारा माना पहले से थोड़ा अजीब लगा था, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम एक मॉन्स्टर होगे। वो कहती है कि तुम एक शेप शिफ्टर हो, एक ऐसा मॉन्स्टर जो इंसानों के बीच में घुल मिलकर रह सकता है और वो बहुत ही ज़्यादा इसलिए डेंजरस हो जाता है। तो कुछ भी करके मुझे तुम्हें अभी मारना ही होगा। अरे यार, जिसने इन लोग को बचाया अब ये लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, वही बिना मतलब का। एनीवे, पर तब भी हमारा बंदा क्रोम इस बात को लेकर दुखी नहीं है क्योंकि उसने जो सही था वही किया, उसे इसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए। और अब वो भागना शुरू कर देता है और लोग अब उस पर पत्थर मारने लगते हैं कि गंदे मॉन्स्टर दूर चला जा हमारे शहर से, और पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और तभी कोई उस पर पत्थर फेंक देता है, लेकिन वो एडवेंचरर उन्हें ऐसा करने से रोक देती है कि रुको, उसे प्रवोक मत करो, उसे भागने दो, नहीं तो हमारे बीच लड़ाई हो जाएगी। अब वो एडवेंचरर सोचती है कि शेप शिफ्टर कोई आम मॉन्स्टर नहीं था, ये इंसानों के बीच रहना और बातें करना सीख गया है और ये इस कारण से बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया है, तो मुझे इसे जल्द से जल्द मारना होगा। तो तभी वो लड़की कहती है कि मिस एडवेंचरर, क्या आप उसे मारने वाली हो? तो वो कहती है हाँ, वो एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी कम से कम इस लड़की में तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, वो सबको बताती है। लेकिन उसी मॉन्स्टर ने मुझे बचाया और उस गॉब्लिन को भी मार दिया और हम सबकी जान भी उसी ने बचाई है। लेकिन तब भी ये लोग कहते हैं कि ये सब बस एक कोइंसिडेंस था। लेकिन वो लड़की कहती है तब भी वो मुझे भी तो मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वाकई में मॉन्स्टर ईविल था या कुछ और था वो मॉन्स्टर के अलावा। लेकिन इन सारी बातचीतों के बीच उस एडवेंचरर के पीछे एक दूसरा बंदा आ जाता है और कहता है कि मीरा, मैंने तुमसे कहा था ना
कि तुम्हें लो प्रोफाइल रखनी है। कैप्टन लेलांट, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास एक अच्छा रीज़न था जिसकी वजह से मुझे अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करना पड़ा। तो वो कहता है चलो इस मैटर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल जाकर हमारे हाइड आउट में छुप जाओ, नहीं तो ईविल ड्रैगन गैंग हम पर और ज़्यादा नज़र बनाए रख सकती है। तो ये लोग रॉयल नाइट्स होते हैं जिनके बारे में ईविल ड्रैगन गैंग ने बताया होता है और वो नहीं चाहते कि ईविल ड्रैगन गैंग और इनका क्लैश हो जाए। अब वो इलैंड को बताती है कि शहर में एक गॉब्लिन ने हमला कर दिया था और उसके बाद एक और शेप शिफ्टर मॉन्स्टर आया और उसके पास बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस थी इंसानों जैसी। तो मीरा, क्या तुम उससे लड़ाई की? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें लो प्रोफाइल रखनी है। तो कहती है कि मुझे लड़ना पड़ा क्योंकि पीपल की लाइफ्स रिस्क पर थी, लेकिन वो कहता है कि बड़े मकसद के लिए कभी कभी हमें छोटी मोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। इस बार का हमारा मिशन है कि हम बहुत स्टेल्थीली होल ऑफ डिजास्टर की रक्षा करें, तो तुम कुछ भी ऐसा मत करना कि हम एक्सपोज हो जाए। आफ्टर ऑल हमारा मिशन इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे एक सिटी नहीं पूरे देश की जानें सुधर सकती है और बचाई जा सकती है। तो हमें कुछ भी करके हमारा मिशन पूरा करना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मैं यहीं पर तुम्हें मार डालूंगा। तो इसके बाद वो इलैंड से माफ़ी मांग लेती है कि आई एम सॉरी। तो इसके बाद अब दोनों में सुलह हो जाती है। अब इलैंड कहता है कि अब जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ और सारा ध्यान रेड मैन पर लगाओ, जिस पर हमारी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि वो डंजन डिजास्टर के पीछे का मास्टरमाइंड है। तो अब सीन शिफ्ट होता है क्रोम पर, जो कि अब होल ऑफ डिजास्टर डंजन के अंदर आ गया है। वो बहुत ही ज़्यादा सतर्क है कि वही जगह है जहाँ पर कि कई सारे एलिट नाइट्स मारे गए थे, तो उसे बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होगा। मुझे यहाँ पर कई दिनों तक रुक के पूरा टेरेन इन्वेस्टिगेट करना होगा और पूरा समय लेकर अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाना होगा और कम से कम रिस्क लेने होंगे। तो डंजन में हमारे बंदे क्रोम को फ़ायदा ये है, जैसा कि मैंने आपको पहले रिकैप्स में बताया होगा कि डंजन्स में माना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो ह्यूमंस बहुत ज़्यादा लंबे समय तक डंजन्स में हेल्थी नहीं रह सकते। लेकिन ये प्रॉब्लम मॉन्स्टर्स के साथ नहीं होती, जैसे ही क्रोम के साथ। तो अब वो डंजन को एक्सप्लोर करने शुरू कर देता है। तो अब वो एक दोराहे पर आ जाता है, तो अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरफ जाओ। तो वो स्वॉर्ड टॉस करता है और जिस तरफ वो गिरती है उस तरफ वो चल देता है। लेकिन वो चल ही रहा होता है कि तभी उसके पैरों को कुछ जकड़ लेता है और वो गिर जाता है। तो ये होता है स्पाइडर वेब और उसके सामने लेवल 23 डीमन स्पाइडर आ जाता है और एक और साथी उसका लेवल 22 डीमन स्पाइडर। अब ये दोनों मिलकर क्रोम पर हमला कर देते हैं। तो अब जैसे ही क्रोम का पैर उनके ट्रैप में फंसता है तो अपने अर्थ मैजिक स्टोन बुलेट का इस्तेमाल करके स्टोन्स की बारिश क्रोम पर कर देते हैं और किसी तरह वो उन सारे स्टोन से बचता है। लेकिन क्रोम इस जाल से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वो स्पाइडर्स और भी ज़्यादा वेब्स उस पर फेंकते हैं और उसे और भी ज़्यादा फंसाते हैं। अब हमारा बंदा पूरी तरह से इन दोनों स्पाइडर्स के वेब्स में फंस गया है। लेकिन तभी हमारे बंदे के सर पे एक चौड़ी सी हंसी आ जाती है और अगर आप मानवा पढ़ते हैं तो आपको पता है इसका क्या मतलब होता है। तो क्रोम के पास सुपर ह्यूमन सुपर मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है। तो अब वो इन दोनों जालों को पकड़ लेता है और फिर दोनों स्पाइडर्स को रस्सी से बंधे हुए बूमरैंग की तरह घुमाता हुआ दीवार पे दे मारता है और इसके बाद दोनों को अपने शार्प पंजे से चिप्स के पैकेट की तरह खोल देता है। इसके बाद उसे टोटल 246 एक्सपी पॉइंट्स मिल जाते हैं और उसका एक लेवल भी बढ़ जाता है 25 to 26। जिसके बाद हमारा बंदा ऑफकोर्स खुश होता है कि भाई चलो इतने दिनों बाद मुझे एक ढंग का डंजन तो मिला। क्रोम सोचता है कि उसे डंजन के बाहरी इलाके में ही 22 और 23 लेवल के मॉन्स्टर्स मिल गए, यानी कि यहाँ का बॉस मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। तो उससे लड़ने से पहले वो कम से कम लेवल 50 तक पहुँचना चाहता है, जहाँ पर उसे अपना अगला इवोल्यूशन मिले। लेकिन ऐसा करने के लिए वो भी जल्दी उसे लेवल 22 और 23 से हायर मॉन्स्टर से लड़ना होगा, यानी कि उसके करंट लेवल 26, 27, 28 वाले मॉन्स्टर्स से, जिससे कि वो ज़्यादा तेज़ी से लेवल अप कर पाए। और वो ऐसा करने की ठान लेता है और वो ठान ही लेता है कि तभी उसकी विश पूरी हो जाती है और तभी वहाँ पे लेवल 37 ग्रेट डीमन स्पाइडर आ जाता है
उसके साथ खेलने के लिए। वाओ, इस बंदे की किस्मत तो वाकई में बहुत ख़राब है। अब वो सोचता है कि मैं हाई लेवल तो बोला था, लेकिन इतना हाई लेवल भी नहीं बोला था। अरे मतलब पूरे 11 लेवल का डिफरेंस है। एनीवे, अब देखते हैं क्रोम क्या करेगा। तो ऑफकोर्स डीमन क्रोम पर हमला कर देता है। अब क्रोम समझ जाता है कि सीधी फाइट में तो कुछ होने नहीं वाला, तो अब वो भागने लगता है कि किसी तरह इससे पीछा छुड़ाया जाए। अब इन दोनों के बीच टॉम एंड जेरी चल ही रहा होता है कि तभी क्रोम के दिमाग में आइडिया आता है कि वो एक छोटा मोटा होल देखेगा जहाँ पर वो तो फिट हो सके, लेकिन ये डीमन स्पाइडर फिट ना हो सके, और तब वो इसे किसी तरह शेक ऑफ कर देगा। तो इसके बाद वो एक छोटे से होल के अंदर डाइव लगा देता है, लेकिन अंदर उसे एक सरप्राइज मिलता है कि वहाँ पर तो कई सारे वेब्स बुने हुए रखे हुए हैं। तो ये सब क्या है? तो अब क्रोम को सारी बात समझ में आ रही होती है कि वो इस मॉन्स्टर को इस होल तक नहीं लाया, बल्कि इस मॉन्स्टर ने उसे इस होल तक चेस किया है ताकि वो कहीं और भाग ना सके, और ये उसका अड्डा है। तो अब मरता क्या ना करता, अब हमारे बंदे के पास बस एक ही ऑप्शन है कि किसी तरह वो इस मॉन्स्टर को हरा दे। और अब वो अपना फेट एक्सेप्ट कर लेता है और डीमन स्पाइडर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इट्स डू और डाई सिचुएशन, अब मुझे कुछ भी करके इसे हराना ही होगा। अब क्रोम और डीमन स्पाइडर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वो किसी तरह डीमन स्पाइडर के क्रोम को डॉच कर देता है, आई मीन क्लॉ को। आई एम सॉरी अबाउट दैट। एनीवे, क्रोम को विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बड़ा होने के बाद भी डीमन स्पाइडर इतना तेज कैसे है, इतना तेज कि वो तो इसके अटैक्स ठीक से देख भी नहीं पा रहा है। अब क्रोम भी डीमन स्पाइडर के एल्बो से छलांग लगाकर उसके सर पर एक स्लैश कर देता है, और लैंड करने के बाद वो सोचता है इससे कि उसे काफ़ी डैमेज हुआ होगा। डीमन स्पाइडर बहुत बड़ा तो है, लेकिन इसका नेक बहुत थिक है, जिसकी वजह से ये अपने सर को फ्रीली तेजी से घुमा नहीं पाता। तो उसे डीमन स्पाइडर की रेंज को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाना होगा और उसके पास जाकर उस पर लगातार वार करने होंगे। लेकिन तभी डीमन स्पाइडर अपनी स्किल ब्लड थ्रेड का इस्तेमाल कर देता है और एक लाल रंग का वेब क्रोम की तरफ फेंक देता है, जो किसी तरह वो डॉच कर लेता है। लेकिन ये रेड थ्रेड में होता है एसिड, और वो पत्थरों को लगने के बाद पत्थरों को ही पिघला देता है। अब क्रोम के लिए डेंजर और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अगर एक बार भी इसने उसे हिट किया तो क्रोम का गेम ओवर। अब क्रोम उसे ये स्किल लगातार इस्तेमाल करने नहीं दे सकता, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होगा। तो अब वो अपने प्लान के हिसाब से डीमन स्पाइडर पे चार्ज करता है, लेकिन उसे अपने पास आता देख वो उस पर वेब पर हमला कर देता है और उसे वेब में फंसा लेता है। लेकिन किसी तरह क्रोम इस वेब से खुद को छुड़ा लेता है और सोचता है कि केयरलेसली वो इस पर आगे भी चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर वो उसे अपने जाल में फंसा लेगा, फिर अपने एसिड से उसका काम तमाम कर देगा। अब क्रोम एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो ना तो आगे बढ़ सकता है, ना ही उसके ब्लड मिस्ट को डॉच कर सकता है, क्योंकि शेप शिफ्टर होने के कारण उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि अगर वो छोटा हो जाए तो तभी वो अपनी मैस्करेड स्किल का इस्तेमाल करता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और किसी तरह समय रहते उसके पॉइजन को डॉच कर लेता है। और अब वो ब्लड डीमन पे चार्ज कर देता है और उसकी एक आंख पर तलवार घोंप देता है। इसके बाद वो दूसरी आंख पर भी हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही वो तीसरी पर हमला करने वाला होता है कि उस डीमन के क्लॉज उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो किसी तरह अपनी तलवार से उसे पैरी कर देता है और वहाँ से दूर निकल जाता है। लेकिन इतने में ही डीमन स्पाइडर उस पर अपने वेब फेंक देता है और इस बार क्रोम उसे डॉज नहीं कर पाता और बुरी तरह से वेब्स में फंस जाता है और अपनी तलवार से भी वो इन वेब्स को काट नहीं पा रहा होता है। और अब डीमन स्पाइडर क्रोम को अपने मुंह की तरफ खींचने लगता है ताकि वो उसे खा सके। और क्रोम पहले तो ये सोचकर बहुत ज़्यादा टेरिफाई हो जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि वेट, ये तो उसके लिए एक बहुत अच्छा चांस है डिस्टेंस को कवर करने का। तो बस कुछ सेकंड रहते ही जैसे कि डीमन किंग उसे खाने वाला होता है, वो अपने हाथ को काट देता है और इसके बाद दूसरा हाथ जिसमें उसने अपनी स्वॉर्ड पकड़ी होती है उससे स्पाइडर किंग पर हमला कर देता है और उसके सर के बीचों बीच एक जोरदार वार कर देता है। अब हो जाता है डीमन स्पाइडर किंग का गेम ओवर और उसे मारने के बाद क्रोम को 1558 एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं
और उसका लेवल सीधा 7 बढ़ जाता है, यानी 26 to 33। अब ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा लेवल अप करने के बाद क्रोम खुशी से फूला नहीं समा रहा है और अपने कटे हुए हाथ को वो रीजेनरेट स्किल की मदद से दोबारा उगा लेता है। वाह यार, इसकी स्किल्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। एनीवे, ये पिछली वाली फाइट मुझे काफ़ी पसंद आई, लेकिन अब इस लड़ाई के बाद क्रोम बहुत ज़्यादा थक गया है और उसका माना भी बहुत ज़्यादा खर्च हो गया है। तो वो एक जगह को ढूंढता है और वहाँ पर आराम करने लगता है कि चलो यहाँ पर मैं बिना किसी फिक्र के आराम तो कर सकता हूँ। जैसे ही मेरा माना रिकवर होगा मैं दोबारा अपना लेवलिंग अप शुरू कर दूंगा। तो इसके बाद ऐसा ही होता है। डे आफ्टर डे वो मॉन्स्टर्स को हंट करके अपने लेवल को बढ़ाता जाता है और ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं और उसका लेवल अब लेवल 37 तक पहुंच जाता है। लेकिन क्रोम को एक शिकायत है कि उसने इतने सारे मॉन्स्टर्स मारे लेकिन तब भी उसका लेवल सिर्फ 4 ही बढ़ा। ऐसा करते हुए तो उसे लेवल 50 तक पहुंचने में कई साल लग सकते हैं। अब वो एक जगह बैठकर मॉन्स्टर का फ्लैश खा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है और वो चौकन्ना हो जाता है। वो सोचता है क्या मॉन्स्टर है या इंसान, जो भी हो मुझे तैयार रहना होगा। तो इसके बाद वो अपनी मैस्करेड स्किल एक्टिवेट कर लेता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और फिर पत्थरों के पीछे चेकआउट करता है कि वो है कौन। और ये तो लो, उसकी पुरानी दोस्त शैली निकलती है। अब शैली भी किसी तरह से क्रोम की प्रेजेंस महसूस कर पाती है और वो सोचती है अभी उसे पता नहीं है कि वो क्रोम है, कि अगर ये मॉन्स्टर हुआ तो अपने हाथ में स्पेल स्टोन, जो कि बेसिकली एक बॉम्ब है, उस पर फेंक कर जल्दी से डंजन से बाहर भाग जाएगी। लेकिन ऐन वक्त पे वो देख लेती है कि ये तो क्रोम है और वो शॉक हो जाती है कि क्रोम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वही क्रोम के साथ भी होता है, वो भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है शैली को देखकर कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब क्रोम सरप्राइज है कि शैली डंजन की इतना डीप के कैसे आ गई, तो पूछता है कि शैली तुम यहाँ तक कैसे आ गई। तो इसके बाद बताती है कि मेरे पास होल ऑफ डिजास्टर का मैप है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच सकी। तो अब वो मैप वो क्रोम को दिखाती है और क्रोम वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि इस मैप में सारे एरियाज, सारे पाथवेज और किस एरिया में कौन सा मॉन्स्टर है, ये सब डिटेल में बताया गया है। तो अब उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अब वो क्रोम से पूछती है कि आप यहाँ क्या करने आए हो। तो क्रोम बताता है कि कुछ नहीं, मैं यहाँ बस अपना लेवल अप करने आया था और इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम लोग की मदद करूँ और यहाँ के डंजन बॉस को हरा दूँ। तो अब क्रोम सोचता है कि शैली का लेवल उतना नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक डंजन के इतने अंदर टिक पाएगी। तो शैली से मैप ले लेता है और कहता है कि मैप मुझे दे दो, डंजन को मैं संभाल लूँगा और मैंने डंजन में कई सारे मार्किंग्स छोड़ रखी है, तो तुम उन्हें फॉलो करते हुए डंजन से बाहर निकल सकती हो। लेकिन शैली क्रोम के इंटेंशन समझ जाती है कि वो ऐसा उसकी भलाई के लिए कर रहा है। लेकिन शैली कहती है कि वो यहाँ से दूर नहीं जाएगी, भले ही क्रोम कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि एक पूरी की पूरी नाइट्स की पलटन यहाँ पे मारी गई थी। तो ये डंजन एक अकेले आदमी के बस की बात नहीं है और वो अपने शहर को बचाने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहती। तो कुछ भी करेगी लेकिन यहाँ से जाएगी नहीं। तो अब वो कहती है क्रोम, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आउटफील्ड के लोगों को होल ऑफ डिजास्टर में रहने वाले सारे मॉन्स्टर्स के बारे में, उनके सारे वीक पॉइंट्स, उनकी सारी पावर्स पता है। तो मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगी यहाँ पर। और इतना ही नहीं, यहाँ पर उगने वाले कई सारे रिसोर्सेस जो कि उन्हें सरवाइव करने और मॉन्स्टर्स को हंट करने मदद कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी उसके पास है। तो अब क्रोम समझ जाता है कि शैली को साथ रखने में ही भलाई है, इससे उसे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो मान जाता है। आखिरकार वो शैली को मना तो करके उसे वापस नहीं भेज सकता। तो इसके बाद अब वो दोनों डंजन के अंदर अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका सामना डीमन स्पाइडर से हो जाता है और क्रोम इस बार थोड़ा सा ट्रबल में है क्योंकि उसे इस बार इनको खात्मा ही नहीं करना है बल्कि शैली को भी बचाना है। लेकिन सरप्राइजिंगली शैली आगे चार्ज करती है और इस पर क्रोम भी सरप्राइज हो जाता है और वो कहती है कि मैं इन्हें ब्लाइंड कर दूंगी। और इसके बाद वो कॉल्ची सीड पाउडर नाम से एक पाउडर का बैग उन स्पाइडर्स की तरफ फेंकती है, जिससे कि बहुत सारे पार्टिकल्स उन सारे स्पाइडर्स को अंधा कर देते हैं। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर क्रोम
उन सारे स्पाइडर्स को आसानी से मार देता है और इसके बाद अपना लेवल अप कर लेता है। अब इसके बाद क्रोम शेली से कहता है, वाह शेली, मुझे तो पता नहीं था तुम्हारे पास इतना ज़्यादा नॉलेज होगा मॉन्स्टर्स के बारे में, सो थैंक्स फॉर दैट। शेली कहती है, वेलकम नॉट, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हारे साथ इस डंजन को कॉन्कर करने के लिए आ पाऊँ। आफ्टर ऑल ये मेरे बचपन का सपना है। तो अब वो दोराहों की तरफ में से एक रास्ते को पॉइंट करती है और कहती है कि अगर हम उस दिशा में जाए तो वहाँ पर जाते जाते हमें बॉस रूम मिलेगा। तो अब क्रोम कहता है कि उसने इतने सारे दिन इस डंजन की जांच पड़ताल करने में यूं ही बिता दिए, अगर उसे पता चलता कि ऐसा मैप एग्जिस्ट करता है तो उसका बहुत सारा टाइम बच जाता। लेकिन शैली कहती है कि ये मैप वन ऑफ इट्स काइंड है, इसे इस क्षिति के एडवेंचरर्स ने बहुत ही संभाल के रखा है। कई सारे एडवेंचरर्स इस डंजन को एक्सप्लोर करते वक्त मारे गए और उनके बलिदानों के रिजल्ट के रूप में ही ये मैप आज उसके पास है। ये मैप हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर इविल ड्रैगन्स के हाथ में मैप पड़ गया तो इस शहर पर अपना पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे और इस वजह से इस मैप की एग्जिस्टेंस के बारे में उसके अलावा ज़्यादा लोग नहीं जानते। अब क्रोम कहता है, शैली थैंक्स मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए और इतनी सीक्रेट बात मुझे बताने के लिए। हम इस डंजन को ज़रूर क्लियर करेंगे और तुम्हारे होम टाउन को वापस पहले की तरह खुशहाल करेंगे। और ये वर्ड सुनकर शैली और भी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ये मुझे खुशी से कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। एनीवेज स्टोरी पर आते हैं। अब डंजन में और आगे बढ़ते हुए उनका सामना एक और मॉन्स्टर से होता है, लेकिन इस मॉन्स्टर का फेस एक औरत की तरह होता है और वो क्रोम पर हमला कर देती है। और क्रोम इसकी ताकत को फील करके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो दीवार की तरफ फिका जाता है। तो ये होती है लेवल 42 आर्केन। तो अब शैली बताती है कि इस डंजन बॉस के अलावा ये इस डंजन की सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है। अगर तुम्हें इसे हराना है तो तुम्हें इससे चिपट के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने सबसे पावरफुल रेंज अटैक अपने वेब्स का इस्तेमाल करती है और क्लोज कॉम्बैट में ये कमजोर है। और इसके बाद क्रोम उस मॉन्स्टर की तरफ चार्ज कर देता है। अब शैली उसे गाइड करके बताती है कि उसके पैरों के पास उसका ब्लाइंड स्पॉट है और उसके राइट पैरों की तरफ क्रोम को मुड़ जाना चाहिए। तो क्रोम ऐसा ही करता है और उसके राइट पैर के ब्लाइंड स्पॉट से उसकी एक टांग काट डालता है। और इसके बाद शैली उस मॉन्स्टर का एक और वीक पॉइंट फायर यूज करती है और फायर रून्स को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देती है, जिससे कि उसके बाल आग पकड़ लेते हैं। अब क्रोम भी आर्केन पर हमला कर देता है और इसके बाद उसका एक हाथ काट डालता है। इसके बाद शैली क्रोम से कहती है, अमेजिंग क्रोम, लेकिन अभी एक और काम बाकी है, तो इससे पहले रीजनरेट कर पाए तुम जाकर इस पर एक लीथल वार कर दो जिससे कि मर जाए। तो इसके बाद क्रोम ऐसा ही करता है और आखिरकार आर्केन मारी जाती है। अब मारे जाने के बाद क्रोम को विश्वास नहीं हो रहा कि उसने लेवल 42 मॉन्स्टर, जो कि डंजन बॉस के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग थी, उसे इतनी आसानी से हरा दिया, थैंक्स टू हेल्प ऑफ शैली। तो इसके बाद उसे 120 एक्सपी पॉइंट्स, 1200 एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं और उसके बाद उसका लेवल 38 से 40 हो जाता है। अब क्रोम और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसका लेवलिंग अप तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चल रहा है, तो अब वो बॉस से लड़ने से पहले अपने नेक्स्ट इवोल्यूशन तक पहुंच पाएगा। तो इवोल्यूशन होने पर मॉन्स्टर अपने आइडियल या कि वो फॉर्म जो चाहता है उसके और करीब आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे बंदे ने एक स्केलेटन के रूप में शुरुआत की थी, फिर घूल बना और अब शेप शिफ्टर, जो कि एक ह्यूमन का फॉर्म ले सके। तब उसे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट इवोल्यूशन में वो और भी ज़्यादा ह्यूमन फॉर्म ले पाएगा और सोसाइटी में वापस पार्टिसिपेट कर पाएगा। लेकिन शैली कहती है कि क्रोम, हमें यहाँ संभल के रहना होगा। बॉस रूम इस जगह से पास में ही है, वहाँ पर इस डंजन का बॉस डेविल मंकी ओरोबास रहता है। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है और उसके पास कई तरह के मैजिक है। तो अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। अब अपने सपनों के इतने करीब आकर शैली बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है कि कुछ भी करके उन्हें इस डंजन को क्लियर करना है अपने लोगों के लिए। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है होल ऑफ डिजास्टर के बाहर। तो इविल ड्रैगन्स गैंग का लीडर अपने साथियों पर भड़क रहा होता है कि तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से कोई लड़की होल ऑफ डंजन के अंदर जा गई। अगर उसने वहाँ के बॉस को हरा दिया
तो इस शहर पर हमारा कंट्रोल छूट जाएगा और इतने सारों की हमारी मेहनत पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। तो अब हम भी डंजन के अंदर जाएंगे और उस लड़की को मार डालेंगे। वो लड़की इस शहर के लोगों की आखिरी उम्मीद है और अगर उसकी डेड बॉडी में शहर के चौराहे पर लटका दूं तो अब इस शहर के लोग अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देंगे और जैसा हम कहेंगे वैसा ही वो करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है शैली और क्रोम पर, जो कि डिस्कस कर रहे हैं कि ओरोबोस को कैसे हराया जाए। तो शैली अब ओरोबोस की एग्जैक्ट लोकेशन बताती है। शैली कहती है कि डंजन के लिए उसका बॉस उसके दिल की तरह होता है, जो कि अपना ईविल माना सर्कुलेट करता है, और अगर बॉस मारा जाए तो फिर डंजन और उसके मॉन्स्टर भी अपनी पावर खो देंगे। अब शैली बताती है कि मेरे पास एक ऐसे आदमी की पक्की इन्फॉर्मेशन है जिसका सामना ओरोबास से हुआ था और वो सरवाइव भी कर गया, तो इसके लिए मैं पहले से प्रिपरेशन करके लाई हूँ। तो मेरे पास कुछ ऐसा तरीका तो नहीं है कि जिससे हम एक ही बार में उसे मार सके, लेकिन मैं उसके ब्लाइंड स्पॉट्स और उसे डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है इसके बारे में जानती हूँ। तो मैं कुछ न कुछ प्लान हमारे लिए जरूर तैयार कर लूँगी। अब शैली के अंदर मोनोलॉग चल रहा होता है कि वो अपने फादर और ऑर्फनेज के बच्चों को निराश नहीं करेगी और जल्द से जल्द इविल ड्रैगन गैंग से अपने शहर को मुक्ति दिलाएगी, और इसके लिए अगर उसे इस जंगल में अपनी जान भी देनी पड़े तो दे देगी। तो अब दोनों डंजन के आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक प्रेजेंस महसूस होती है और ये प्रेजेंस अनफॉर्चुनेटली डंजन बॉस ओरोबास की होती है, जो कि लेवल 52 का होता है। अब शैली अनएक्सपेक्टेडली इसे देखकर बहुत ज़्यादा जोश में आ जाती है कि वही मॉन्स्टर है जिसकी वजह से आउटफील्ड के लोगों को इतने सालों तक नर्क जैसी सिचुएशन में रहना पड़ा। तो अब शैली बताती है कि तुम्हें इसके क्लॉज से बच के रहना होगा, वो बहुत ही तेज अटैक करता है इनसे। शैली कहती है कि क्रोम हेड ऑन फाइट में ओरोबोस से लड़ना एक डेथ सेंटेंस है। मैंने सुना है कि ओरोबोस की स्पीड बहुत ज़्यादा है और वो पलक झपकते ही डिस्टेंस कवर कर लेता है और फिर उसके शार्प क्लॉज अपने एनिमी का काम एक ही झटके में तमाम कर देते हैं। तो अब क्रोम पूछता है तो इसकी कोई वीकनेस है क्या? तो बताती है हाँ कि ये चार्ज सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही कर सकता है और इसके तलवों का साइज इसकी बॉडी से बहुत छोटा है, जिसकी वजह से ये अनबैलेंस बहुत जल्दी हो सकता है। तो अगर हम इसे जिग जैग मूव कराए तो ये गिर भी सकता है, जिसके बाद हमें इसे मारने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अब क्रोम जिग जैग होता हुआ उसकी तरफ चार्ज कर देता है और ओरोबॉस भी उसका पीछा करता है, लेकिन प्लान काम कर रहा होता है और ओरोबॉस की स्पीड कम हो जाती है और किसी तरह अनबैलेंस रहते हुए भी वो क्रोम का पीछा कर पा रहा होता है। अब ओरोबॉस जैसे ही उस पर क्लॉ से हमला करने वाला होता है कि तभी क्रोम साइड स्टेप कर देता है और उसके अटैक से बच जाता है। अब क्रोम को समझ आ रहा होता है कि शैली की इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर उसके पास ओरोबॉस की वीकनेस नहीं होती तो उसके एक ही पंजे में मारा जाता। अब इसके बाद ओरोबॉस अपना दूसरा क्लॉ अटैक क्रोम पर कर देता है, लेकिन इस बार भी वो मिस हो जाता है और इस बार वो क्लॉज दीवार पे दे मारता है, जिसकी वजह से पत्थर टूट जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए ओरोबॉस का पंजा दीवार में फंस जाता है और एक ओपनिंग दिख जाती है क्रोम को। तो इसके बाद वो ओरोबॉस के छोटे छोटे पैरों पर हमला करके स्लाइस कर देता है, लेकिन वो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि उसके पैर भी बहुत ज़्यादा टफ है, तो उसे ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। अब क्रोम सोचता है कि अगर उसे जरा सा भी डैमेज करना है तो पूरी ताकत से उस पर हमला करना होगा, लेकिन तभी ओरोबोरस की पीठ के पीछे से शैली आकर उसकी स्पाइन के नीचे वार कर देती है, लेकिन उसका वार भी खाली जाता है क्योंकि उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है। अब वो पीछे पलटकर शैली पर हमला करने ही वाला होता है और शैली लगभग मरने ही वाली होती है, लेकिन तभी ऐन मौके पे क्रोम आकर उसे बचा लेता है। लेकिन इसी मौके में क्रोम घायल हो जाता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो अपनी रीजनरेशन स्किल से उस चोट को भर देता है। तो इसके बाद क्रोम अपने ओरिजिनल प्लान पे दोबारा काम करना शुरू कर देता है और जिग जैग दौड़ने लग जाता है और ओरोबॉस भी उसके पीछे जिग जैग भागता हुआ हमला करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली वो एक चांस बना रहा है शैली के लिए, जिस पर कि वो उनका ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर सके और एक ही बार में इस मॉन्स्टर को हरा सके। तो अब फाइट करते करते क्रोम को समझ में आ रहा होता है कि ह्यूमन फॉर्म में तो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा
और जब पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो इस मॉन्स्टर को ज़्यादा डैमेज भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो पावर का इस्तेमाल करे और उसका शेप शिफ्टर फॉर्म शैली ने देख लिया तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो उसका साथ छोड़ देगी? लेकिन तब भी उसे रिस्क तो लेना होगा, क्योंकि अगर वो ह्यूमन फॉर्म में रहा तो वो दोनों श्योरली मारे जाएंगे। ओरोबास अब शैली की तरफ मुड़कर उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन शैली को बचाने के लिए क्रोम उस पर पीछे से पत्थर फेंककर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, लेकिन ओरोबास उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन ये ओरोबास की एक बेकार चाल थी और क्रोम अब पीछे से उसकी टेल पर वार कर देता है और डैमेज लेने के बाद अब वो गुस्से में क्रोम की तरफ आकर उस पर चार्ज कर देता है। अब क्रोम को ओरोबास के अगले मूव की इंफॉर्मेशन शैली से पहले ही मिल चुकी है, तो डैमेज खाने के बाद ओरोबास बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है और उसके बाद वो ज़्यादा मूव नहीं करता और यूजुअली वो अपने एरिया अटैक डेविल्स पॉइजन ब्रेथ का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों पर जहर की बारिश करता है। डेविल्स पॉइजन ब्रेथ बहुत ज़्यादा डेंजरस तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर कर लेती है, यानी कि इसे डॉच करना लगभग इम्पॉसिबल है और एक बार इसके कांटेक्ट में आने के बाद अपोनेंट ठीक से फाइट नहीं कर पाता। लेकिन यही इसका एक क्रिटिकल फ्लॉ भी है। तो इसके बाद शैली अपने पॉकेट में से एक और ऑइंटमेंट निकाल के ओरोबास की तरफ फेंक देती है और वो पॉकेट डेविल्स पॉइजन ब्रेथ की कांटेक्ट में आकर एक्सप्लोड हो जाता है और अब दोनों अपने नाक ढक देते हैं। इसके बाद ओरोबास लगातार खांसने लगता है और गला पकड़ के उल्टियां करने लगता है। तो ये टॉक्सिक मशरूम पैरा मशरूम होता है। तो इसकी खासियत ये होती है कि किसी भी तरह के पॉइजन के कांटेक्ट में आने के बाद फट पड़ता है और मिर्ची पाउडर की तरह मॉन्स्टर्स की आंख और नाक को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता है। तो इसके बाद शैली कहती है, क्रोम अब हमारा मौका है, तुम इससे दूर हट जाओ, अब मैं हमारे अल्टीमेट स्पेल स्टोन का इस्तेमाल करूंगी। तो इसके बाद वो ऐसा ही करती है। तो शैली का हीट स्पेल स्टोन उस मॉन्स्टर के टेल के पास आके गिर जाता है। तो दरअसल ओरोबास की टेल हर लिविंग चीज का हीट डिटेक्ट कर पाती है, यानी वो किसी हीट सेंसर की तरह काम करती है। लेकिन फिलहाल वो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस नहीं पहचान पाएगा। तो अब वो अपनी टेल से स्पेल स्टोन पर हमला कर देता है, ये समझ के कि ये शैली या क्रोम होंगे। लेकिन इसी तरह उसका ब्लाइंड स्पॉट एक्सपोज हो जाता है और अब शैली उसके पैर पर हमला कर देती है और उसी वक्त क्रोम भी ओरोबास पे हमला कर देता है और उसके पैर पर काट देता है। तो अब दोनों के अटैक्स खाने के बाद ओरोबास के पैर फाइनली गिर जाते हैं और उसकी मोबिलिटी चली जाती है। अब शैली क्रोम से कहती है कि क्रोम, हमने ओरोबास को पूरी तरह से डिफेंसलेस कर दिया है, अब इसका काम खत्म करने का वक्त आ गया है। तो इसके बाद दोनों ओरोबास पर चार्ज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही क्रोम उस पर फाइनल ब्लो देने वाला होता है, वो अचानक से देखता है कि ओरोबास रीजनरेट हो रहा है और वो सोचता है कि अगर उसने इसे रीजनरेट करने दिया तो उसके लिए दोबारा बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन जैसे उसकी स्वॉर्ड ओरोबास की गर्दन तक पहुंचने वाली होती है, वो अपने हाथ से इसे ब्लॉक कर देता है और एक मुक्का क्रोम की तरफ फेंक देता है और क्रोम कई फीट दूर जाके फेंका जाता है। अब क्रोम का कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत शेक हो जाता है कि मॉन्स्टर इतना कमज़ोर होने के बाद भी इतने पावरफुल अटैक कर सकता है। नहीं, ये कॉन्फिडेंस खोने का वक्त नहीं है। अगर हम यहाँ हार गए तो फिर ऑटफील्ड शहर में बहुत ही बुरी चीज़ें जैसे हो रही है वो कंटिन्यू होती रहेंगी और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसे हराने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। तो इसके बाद क्रोम अब नए डिटर्मिनेशन के साथ ओरोबास पर हमला कर देता है और उस पर कई सारे स्वॉर्ड अटैक्स कर देता है और फाइनली उसकी छाती पे लगे उसके हार्ट को पियर्स कर देता है। अब हमारे हीरो ओरोबास और शैली का क्या होगा जानेंगे अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय।